Assalamu alaikum, respected sir. My name is Abdul Rafi. I am a student of pre-9th class in Thar Public School and Inter College 22 MB Khushab. I want to understand what is metallic bond. Please explain it. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Rafi. You have asked me to explain metallic bond. Before explaining the metallic bond, I would like to explain a point regarding coordinate covalent bond. कल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मैंने ख़त्म कर दिया था, मगर आपकी बुक में एक जगह पे पूछा गया है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनेंगे, तो वो मैंने कहा मैं आपको समझा दूं। तो पहले ये देख लें ज़रा, ये आपकी बुक में पूछा गया है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये बोरान के साथ फ्लोरीन के 3 एटम, बोरान ट्राइफ्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करवाएं एल्यूमिनियम बोरान ट्राइफ्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करवाएं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, ये क्लोरीन के 3 एटम हैं, तो क्या ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? चलिए देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको पता है कि बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 प्रोटॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने आ गए? 2, और दूसरे शेल में 3। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो 3 इलेक्ट्रॉन जो थे बोरान ने शेयर कर लिए इन 3 फ्लोरीन्स के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसका मतलब इसके ऊपर तो लोन पेयर बचा ही नहीं। अब आगे चलते हैं इसके साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, और 13 का मतलब ये है कि 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन। अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 एंड 2 10, पीछे बच गए 3, तो आउटर मोस्ट शेल या वेलेंस शेल में बच गए 3। तो एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने इन 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ शेयर कर लिए। इसका मतलब यहां भी कोई लोन पेयर नहीं बचा। जब ना इस पे लोन पेयर है, ना इस पे लोन पेयर है, ना बोरान पे लोन पेयर है, ना एल्यूमिनियम पे लोन पेयर है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन ही नहीं सकता। क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास एक कम से कम लोन पेयर होना जरूरी है। लिहाजा ये बिग नो, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। अब अगली एग्जांपल पे चलते हैं। अब आपके दूसरा उसने पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। उसने कहा कि CH3O CH3, और इसको आप हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करा के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं। चले बना लेते हैं। ये आपको पता है कि CH3 जो होता है इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं, और एक CH3 ये है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया डाइमिथाइल। ठीक है। अब दरमियान में ये जो ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फिर इस ऑक्सीजन ने जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये शेयर्ड पेयर है, यानी बॉन्डेड पेयर। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ये और 2 ये, तो ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। अब वो कहता है रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन आयन के साथ। अब जब आपने हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हाइड्रोजन आयन को इस ऑक्सीजन ने, जो बड़ी जेनरस है, इसने कहा तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम्हारे पास एक था वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया, मेरे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर मैं तुम्हें दे देती हूँ। चुनाचे ये हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेती है बात, तो ये लोन पेयर ये इसको हाइड्रोजन को दे देती है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, क्योंकि अपना पेयर इसको दे देती है। ये देखें, ये इस तरह बनेगा। ये CH3 ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जो था इधर चला गया, और ये नीचे एक लोन पेयर रह गया, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन था ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ इसने बना लिया। ठीक है। तो ये फिर डाइमिथाइल, हम इसका नाम अब हम जो इसको कहेंगे
डाई मिथाइल ईथर। जब ये हाइड्रोजन आयन इधर रिएक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि मिथाइल दो ग्रुप हैं इसमें, एक ये CH3 और एक ये CH3, तो ये डाई मिथाइल ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3 ब्रैकेट में लिख के फिर यहाँ पे 2 बेस में लिख दें, क्योंकि CH3 दो है, एक ये CH3 है, एक ये CH3 है, तो CH3 ब्रैकेट 2 और OH ऊपर पॉजिटिव आयन, ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, अब इसको आप दूसरे तरीके, पहले मैंने आपको एक और तरीके समझाया था, अब एक और तरीके समझ लें। ये हाइड्रोजन आयन जब इधर गया तो ये ऑक्सीजन जो थी इसने दोनों इसको दे दी। यहां पे ऑक्सीजन ने जब एक दिया था इस कार्बन को और कार्बन ने एक दिया था, तो फिर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड था, तो दोनों ये शेयर कर रहे थे। अब यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को दे दिए हैं और ये दोनों शेयर कर रहे हैं, मगर यहां पे तो ऑक्सीजन ने दोनों दिए हैं, हाइड्रोजन ने तो कोई नहीं दिया। एक तो हाइड्रोजन ने इसको अगर दे देती, शेयर कर लेती, तो फिर तो इसके ऊपर कोई चार्ज ना आता। अब इसने एक की बजाय दो दे दिए, यानी एक जब इसने इसको दिया तो ये हाइड्रोजन आयन जो था इसके ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये H बन गया, ये ऊपर से प्लस खत्म हो गया और ये H बन गया। जब यहां से इसने दो दिए और एक चला गया तो H बन गया, और जब वो एक चला गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। यही वो पॉजिटिव चार्ज है जो हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। और या दूसरे तरीके से मैंने कहा था कि आप प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, हमेशा एक प्रोटॉन यहां पे फालतू होगा, जो ये प्रोटॉन था ये फालतू होगा, इसलिए इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H7O ऊपर पॉजिटिव आयन, ये C2 ये कार्बन, ये 2 है ना, तो कार्बन 2, H7 ये 3 2s are 6, H6 हो गया और एक H ये हो गया, तो ये H7 और एक ये O हो गया। तो ये पूरा मॉलिक्यूल लिख के C2H7O ऊपर आप प्लस का साइन डाल देंगे, ये आयन बन जाएगा, ये डाई मिथाइल ईथर बन गया, ठीक है। ये चीज मैंने समझानी थी, आपकी बुक में थी। अब हम चलते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ। मेटालिक बॉन्ड लफ्ज जो है, इसी से, इस एक्सप्रेशन से ही आपको पता चलता है कि ये मेटल में बनेगा। मेटालिक बॉन्ड मेटल के एटम्स में बनेगा, ठीक है, मेटल के एटम्स में बनेगा। तो ये याद रखना कि जो मेटल है उसका जो जितनी भी मेटल्स हैं, सिवाय चंद एक के, जैसे बिस्मथ एक है जिसके आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल लूजली अटैच होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस के साथ, वो फ्री होते हैं। उस एटम के न्यूक्लियस की पुल जो होती है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में, उनके ऊपर बहुत कम होती है। वो उतनी पावर से, उतनी फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पुल नहीं कर सकता मेटल्स के एटम का, जितनी पावर से वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। ये जो इसकी वजह क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको जो न्यूक्लियस है वो क्यों नहीं पुल कर सकता? दो फैक्टर्स हैं इसमें। एक को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन हैं जो बाकी के शेल्स में हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पुश करता है, वो इनको पीछे पुश कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियस है उससे ये दूर है और वो दरमियान में आ जाते हैं, न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इनर इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो एक शील्ड का काम देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं।
इसलिए न्यूक्लियस जो है इनको पुल नहीं कर सकता उतनी फोर्स के साथ, तो ये फ्री हो जाते हैं। एक वजह जो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो मेटल्स होती हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करने की, अपने पास होल्ड करने की डिजायर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी के नॉन मेटल्स की होती है। मसलन नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन और क्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपनी तरफ रखना। ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स से जान छुड़वाते हैं, दे गेट रिड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, क्योंकि वो दूर होते हैं और वो इनकी फोर्स के रेंज में भी नहीं होते, और इनको स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये जान छुड़वाएं, इसलिए वो फ्री हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें आप, जब वो फ्री होते हैं तो ये बड़ी वीक होती है होल्ड न्यूक्लियस की उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो फ्री होते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। फर्ज करें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एक सोडियम एक मेटल है, सोडियम के एक एटम के इर्द गिर्द 8 एटम्स होते हैं, 1 एटम और उसके अराउंड उससे अटैच होते हैं 8 एटम्स, तो ये 9 हो गए। अब आपको पता है कि जो सोडियम है, यहां पे मैंने शो किया हुआ है, ये देखें, ये सोडियम का एटम है, इसमें प्रोटॉन 11 है, 11 प्रोटॉन है। जाहिर है जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले शेल में 2 है, 1 एंड 2, और दूसरे शेल में 8 है, 2 2 2 एंड 2, 8 हो गए, 8 एंड 2 10 हो गए, तो टोटल 11 है। तो लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 1 है। अब ये जो लास्ट वाला 1 है, इसको ये न्यूक्लियस पुल नहीं कर रहा उस फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ ये इन 2 को और इनको पुल कर रहा है, इन 8 को, क्योंकि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ये आ गए हैं 8 ये और 2 ये इसको पुश कर रहे हैं पीछे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ये इसको पुश कर रहे हैं और दरमियान में आ गए हैं, और ये अलाउ नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियस के प्रोटॉनों को कि वो इसको पुल करें इसको, तो इसलिए ये उधर पुल नहीं होता, तो ये फ्री हो जाता है। ये देखें, ये मैंने इसको फ्री कर दिया है। अब यहाँ पे ये लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये फ्री होके इधर आ गया, इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइज हो गया है, अपनी लोकल जगह से चला गया, ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें देखें, जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें प्रोटॉन तो उतने ही है 11, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, तो ये बन गया आयन, पॉजिटिव आयन, क्योंकि प्रोटॉन एक बढ़ गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, तो ये डीलोकलाइज्ड एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अपने सोडियम के एटम को इसने छोड़ दिया, फ्री हो गया, तो जब इसको छोड़ दिया तो ये बन गया आयन, और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। वो जो 9 एटम सोडियम के एक जगह पे इकट्ठे हैं, अब आप फर्ज करें कि 9 बंदे हैं, 9 बंदे जो हैं वो साथ साथ जुड़ के खड़े हैं, और हर बंदे की जेब के अंदर एक बॉल है, एक गेंद है, ठीक है। कोई मैजिक होता है, हर एक का बाल जो है वो नीचे गिर जाता है, एक बाल नीचे गिर जाता है, तो जो 9 है 9 बाल नीचे गिर गए। ये बाल को आप इलेक्ट्रॉन समझें। अब वो हर कोई जो है, ये 9 के 9 जो है, 9 एटम्स, अब ये नीचे देखते हैं कि मेरा बाल, उसको हर एक को 9 नजर आते हैं, 9 एटम है और हर एटम को 9 नजर आते हैं। वो उनकी तरफ, उसको नहीं पता कि मेरा कौन सा है, सारे एक जैसे हैं, तो वो समझता है सारे ही मेरे हैं, वो हर एक को पकड़ने की कोशिश करे, तो हर एटम जो है, यानी अब वो एटम तो रहा नहीं, अब तो वो आयन बन गया, क्योंकि वो जो बाल था उसकी जेब से गिर गया, इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वैसे तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ये जो 9 बंदे खड़े हैं, जो 9 एटम्स हैं, अब ये एटम नहीं रहे, अब ये बन गए हैं
आयंस, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इनको रिपेल करना चाहिए, मगर ये रिपेल नहीं करते, मजीद नजदीक हो जाते हैं। कैसे? वो जो 9 इलेक्ट्रॉन है, वो अब 9 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें ना, पहले तो वो एक था मेरी पॉकेट में, वो एक अट्रैक्ट कर रहा था न्यूक्लियस को, या न्यूक्लियस उस एक को अट्रैक्ट कर रहा था। अब 9 है इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र, वो 9 अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा पुल कब होगी? एक जब अट्रैक्ट करेगा उस वक्त, या जब 9 अट्रैक्ट करेंगे उस वक्त? जाहिर है जब 9 अट्रैक्ट करेंगे उस वक्त। अब वो 9 मुझे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, तो वो 9 जो प्रोटॉन्स हैं उनको 9 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब हर एक की मिल्कियत है, हर एक की प्रॉपर्टी है, वो हर न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह इकट्ठे अट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रोटॉन्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, एटम्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो मेटल्स हैं उनके एटम्स बड़े क्लोज होते हैं। ये आपको समझ आ गई कि अट्रैक्शन क्यों ये होती है। जब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसमें और न्यूक्लियाई जो हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगी, तो एटम्स नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेटल है वो हार्ड और हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये होगा कि उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन हमेशा रोज में होते हैं। एक रो ऊपर है एटम्स की, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम्स, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक नीचे है, एक, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं ये एटम्स। इनके दरमियान में ये देखें, ये सारे दरमियान में इनके जो स्पेसेस है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिरे हुए, इनकी पॉकेट से गिर गए नीचे। ठीक है, तो ये सारे, अब ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कुशन है इनके दरमियान। जब आप इसको हैमर से हिट करेंगे तो ये जो ऊपर वाली रो है या ऊपर वाली 2 रो, इधर से जब आप प्रेशर लगाएंगे हैमर से तो ये स्लिप कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। इसीलिए आप आयरन हो या सिल्वर हो उसकी शीट बना लेते हैं उसको हैमर से हिट करके। ठीक है, और इसीलिए आप उसको उसकी इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, मेटल को इसी वजह से कि ये इस तरह रोज में होते हैं और इनके दरमियान कुशन मौजूद है, ये कुशन का काम देते हैं इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुशन का काम देता है। तो ये देखिए, ये स्लिप करके आगे निकल गया। जब आपने प्रेशर यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे आपने हैमर से हिट किया तो ये स्लिप करके आगे, तो कोई भी शक्ल आप बना सकते हैं। और आप इनमें डक्टिलिटी भी होती है। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि आप इनको वायर की शक्ल भी दे सकते हैं, डक्टाइल वायर की शक्ल भी दे सकते हैं। जी, तो आगे चलते हैं हम, इसमें देखते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो मेटल्स के हैं वो इन बॉन्ड्स की वजह से किस तरीके से वो करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। एक तो मैंने आपको समझा दिया था कि जो मेटल्स हैं दे आर वेरी हैवी एंड दे आर हार्ड। वो क्यों होती है, वो ये मैंने आपको दिखाया था कि जो इनके एटम्स हैं दे आर इन रोज। एक रो ऑफ एटम्स है, वो उसके नीचे फिर एक रो ऑफ एटम है, फिर एक रो ऑफ एटम है, फिर एक रो ऑफ एटम है। इनके दरमियान में ये देखें, ये जो है ये दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनमें से निकले हैं, ये कुशन का काम देते हैं। और ये रोज की वजह से, इन रोज की वजह से इसमें ये हार्डनेस आती है और क्लोजनेस जो इनमें है, दे आर टाइटली पैक्ड, उसकी वजह से दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर वेरी हैवी। ठीक है, इस वजह से ये हार्ड और हैवी होते हैं, ये इस बॉन्ड की वजह से, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं। बहुत एक थोड़ी जगह पे बहुत ज्यादा एटम होंगे तो फिर जाहिर है वो हैवी भी होंगे और वो हार्ड भी होंगे। उसके बाद ये कुछ मेटल्स
ज्यादा हार्ड होती हैं, कुछ कम हार्ड होती हैं। मसलन ये देखें, आपको मैंने सोडियम का एटम दिखाया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था। और हमने कहा था कि 9 यहाँ पे सोडियम के एटम्स हैं, यानी मैंने कहा था, मिसाल दी थी कि 9 बंदे हैं, उनकी जेब से बाल गिर गए हैं नीचे, हर एक की जेब में एक एक बाल है, वो 9 इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिर गए हैं। तो वो बंदे जो हैं वो अब पॉजिटिव आयन बन गए और वो इलेक्ट्रॉन बन गए 9। अब वो 9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर पॉजिटिव आयन को, हर इन 9 में से हर एक को एक ही फोर्स से पुल कर रहा है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन मुझे भी उसी फोर्स से पुल कर रहे हैं जिस तरह उस बंदे को, जिस तरह उस बंदे को। तो हर 9 पॉजिटिव आयंस को वो 9 इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये मैं ये नहीं कह सकता इनमें से मेरा एक है वो मुझे पुल कर रहा है, वो नहीं, वो मेरे ऑल 9 आर पुलिंग मी, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है और ये क्लोज हो जाते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं एटम्स। हालांकि जब ये पॉजिटिव चार्जेस इनके ऊपर आए थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने से जब ये पॉजिटिव चार्ज बने तो इनको रिपेल करना चाहिए था, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, मगर इन्होंने रिपेल नहीं किया, अट्रैक्ट किया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा पैदा कर दी हर एक न्यूक्लियस के लिए, हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो बहुत क्लोज हो गए। मगर ये देखें आप जरा मैग्नीशियम का एटम, मैग्नीशियम का एटम जो है उसमें प्रोटॉन 12 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 एंड 2 10। तो फिर वैलेंस शेल जो लास्ट शेल है उसमें 2 बच गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और एक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ये फ्री होंगे मेटल के, ये मैग्नीशियम के, तो ये मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम के प्लस प्लस, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए। अब अगर यहां पे जो 9 सोडियम के एटम थे, यहां पे 9 मैग्नीशियम के एटम होते तो उनके कितने इलेक्ट्रॉन होने थे? हर एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं तो 18 होने थे। तो वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनना था 18 का बनना था। अब उन 9 पॉजिटिव चार्जेस को, जो आयंस बने हुए हैं 9, उनको 18 इलेक्ट्रॉन हर एक को इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है। पहले जो सोडियम था उसमें 9 इलेक्ट्रॉन हर एक को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हर एक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी? मैग्नीशियम में। इसीलिए मैग्नीशियम जो है इट इज हार्डर देन सोडियम, सोडियम से ज्यादा ये सख्त होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके एटम्स ज्यादा क्लोज हैं सोडियम के एटम्स के निस्बत। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इनका बहुत ज्यादा होता है मेटल्स का। क्यों? इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से, मेटालिक बॉन्ड की वजह से, क्योंकि जो एटम्स हैं दे आर सो टाइटली पैक्ड, दे आर सो क्लोजली फ्यूज्ड विद ईच अदर कि उनको सेपरेट करना जो है उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, बड़े हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे, जो एटम्स हैं वो परे परे जाएंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट में जब उनको आपने अगर बॉयल करना है तो उनको वेपर्स बनाना है तो फिर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। फिर एक प्रॉपर्टी इनकी ये है मेटल्स की कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी इसलिए कि अब आपको एक मिसाल समझे, कॉपर एक मेटल है, आपको पता है कि कॉपर वायर यूज होती है जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप यूज करते हैं तो कॉपर की वायर यूज होती है। अब वो कॉपर की जो वायर है उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर आर मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। जाहिर है जितने एटम्स हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी उतने फ्री हुए हैं।
तो a sea of electrons is there in that wire. अब आप उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब वो जो नेगेटिव टर्मिनल है, जाहिर है बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल है, तो बैटरी का काम ही ये है कि पुश करना। जब वो वहां पुश करती है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालती है नेगेटिव टर्मिनल से, और वो इस कॉपर की वायर में आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल में एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चला जाता है। तो क्या वो जो इलेक्ट्रॉन उधर से आया था वो गया है इधर? नो, नॉट एट ऑल। ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है वायर के अंदर, वो जो उधर से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से आया, उसने आके पहले इलेक्ट्रॉन को हिट किया, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से उसने सिर्फ उस अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी है, तो उसने अगले को हिट करते करते, तो जो एंड पे आखिरी उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, वो उस पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुआ है। ये जो आया था बैटरी से, इसको तो वहां पहुंचते पहुंचते पता नहीं घंटों लगे, क्योंकि ये इस तरह ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं है कि वो उधर से चलता आया और आगे चला गया। नो, उसने अपनी एनर्जी उससे नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर की, उसको हिट करके उसने नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट, इस तरीके से। बट दे आर सो क्लोज कि इमीडिएटली वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी में एंटर हो जाता है। तो इनकी कंडक्टिविटी मेटल्स की इसलिए बहुत ज्यादा है कि दे हैव मिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, और जब हीट पड़ती है तो वो उसी तरीके से हीट को भी आगे ट्रांसमिट करते हैं अपने फ्लो के साथ साथ, तो इसलिए वो हीट के भी दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। तो ये थी प्रॉपर्टीज मेटल की, जो कि मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। अब आपको फर्क पता चल गया होगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड में क्या फर्क है। आयनिक बॉन्ड में एक एटम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे को, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड हो गया। जब ये देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको देता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कंबाइन कर जाते हैं। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट जो नमक आप खाते हैं, ये वो बन जाता है। फिर आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी ये जितने नॉन मेटल्स होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। आप वाटर है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है, यानी एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वो दो एटम जो है उनकी मलकियत होते हैं, एक इसने शेयर किया था, एक इसने शेयर किया था, अब ये बन गए दो। अब ये दो इसकी भी हैं और यही दो उसके भी हैं, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने सीखा कि उसमें तो एक एटम जो है वो अपना पूरा एक पेयर, जिसको लोन पेयर कहते हैं, वो डोनेट कर देता है दूसरे को, पूरा एक लोन पेयर डोनेट करता है। दूसरा जो है वो कोई शेयरिंग नहीं करता। कोवेलेंट में तो दोनों शेयरिंग करते थे, इसमें सिर्फ एक जो है वो डोनेट कर देता है दूसरे को, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था। और मेटालिक बॉन्ड अभी आपने समझ लिया है, तो मेरा ख्याल है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।